नमस्कार दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों, भारत के मैप पर मैंने अब तक की चर्चाएं जितनी भी हुई हैं, भारत के मैप पर चर्चा की है और मैंने एक एक पॉइंट बहुत डिटेल से बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भारत के मैप से संबंधित सारे क्वेश्चन या सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कौन राज्य किधर पड़ता है, किससे सीमा बनाता है, क्या क्या उस राज्य की विशेषताएं हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कौन सी राजधानी है, कितनी वन्यजीव अभ्यारण्य है, इन सब बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आज से देखेंगे, मैंने भूगोल को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो जैसे कि ब्रह्मांड लिखा हुआ है, ब्रह्मांड में आज से पढ़ाऊंगा, भूगोल पर प्रकाश डालूंगा। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लें, ब्रह्मांड। हेडिंग रहेगी ब्रह्मांड, हेडिंग रहेगी ब्रह्मांड। अब मैं ब्रह्मांड की बात करूं तो ये सारे संसार जो है, पूरा संसार, पूरा विश्व है। मैं पूरे विश्व की, पूरे संसार की, या हम कह लें पूरे ब्रह्मांड की बात करने जा रहा हूं। तो ब्रह्मांड की बात करने जा रहा हूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति। ब्रह्मांड की, तो पहला पॉइंट लिखेंगे ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे जीवों के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो उसे जीव विज्ञान कहेंगे, या पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाए उसे भूगोल कह देते हैं। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए या ब्रह्मांड की बात करें तो उसके लिए एक शब्द दिया गया है जो इंग्लिश वर्ड है, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आप लोग नोट कर लें। ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की जानकारी निम्न में से किस में दी जाती है। तो एक शब्द लिखा हुआ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड के बारे में जो बताता है। अब बात ये आती है कि हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और मान लो ये पृथ्वी है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, या फिर मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है? तो ये कैसे पता चला, ये सब कैसे पता चला? क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये कैसे पता चला? तो सन 1543 ईस्वी में, सन 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह कहा। हम अगला पॉइंट लिखेंगे, सन 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह बताया या यह कहा। किसने कहा? कोपरनिकस ने। किस सन में कहा? 1543 ईस्वी में। लेकिन कहा क्या? कहा क्या? तो उसने बताया, कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का
सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूँ। सन 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड का मतलब ये होता है सूर्य भी शामिल है, छोटे छोटे कण जो धूमकेतु वगैरह ग्रह वगैरह हैं, इन सभी को मिला करके ब्रह्मांड बोल दिया गया है। तो ब्रह्मांड, कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी सूर्य के चारों तरफ सभी लोग, यानी जो जैसे ग्रह हैं वह चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह हैं ये चक्कर लगा रहे हैं। और इससे पहले हमारे जो भारत है उसमें एक ब्राह्मीर नाम से महान व्यक्तित्व थे। पहले ब्राह्मीर ने भी यही बता दिया था कि जो सूर्य है वह केंद्र है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन यहाँ भूगोल की बात हो रही है तो कोपरनिकस ने बताया ये। अब बात करते हैं केपलर की। केपलर ने यह बताया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। केपलर ने यह बताया, केपलर ने यह बताया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। तो अभी तक मित्रों मैंने 3 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड की प्रकृति या उत्पत्ति को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सन 1543 ईस्वी में कोपरनिकस नामक व्यक्ति ने बताया कि जो सूर्य है वह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। केपलर नामक व्यक्ति ने बताया कि जो सूर्य है वह पूरे सौरमंडल का केंद्र है। अब मैं बात करता हूँ प्रकाश वर्ष। आप लोगों ने सुना होगा प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो हेडिंग रहेगी प्रकाश वर्ष। हेडिंग डालेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी मापने का एक तरीका है, एक यंत्र है। जैसे हम लोग मीटर में दूरी नापते हैं, लंबाई या हम कह लें किलोमीटर, उसी प्रकार से प्रकाश वर्ष दूरी मापने का एक तरीका है। एक प्रकाश वर्ष होता कितना है, तो निर्वात में इसकी चाल होती है, निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 5.1 प्रकाश वर्ष बराबर 5.88 × 10⁻88 मील। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक प्रकाश वर्ष होता कितना है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 5.88 × 10⁻6। 10⁻6 का मतलब ये होता है कि 10 का आपस में 6 बार गुणे कर दो, 10 का
आपस में 6 बार गुणे कर दो, तो ये होगा 6 जीरो 3 3 6। इतने का गुणा 5.88 में करोगे तो ये हो जाएगा 588 और 4 जीरो, इतना मील। इतना मील एक प्रकाश वर्ष माना जाता है। तो ये फैक्ट नहीं दिया जाता है, फैक्ट ये पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 5.88 गुणा 10⁻6 मील। तो निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड की, और एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे अगली हेडिंग। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग डालेंगे अंतरिक्ष इकाई। अंतरिक्ष इकाई, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें मैं लिखा रहा हूँ। अंतरिक्ष इकाई क्या होता है? अंतरिक्ष इकाई के बारे में समझेंगे। तो अंतरिक्ष इकाई होता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी बराबर 1.49 गुणे 10⁻8। 1.49 गुणे 10⁻8 किलोमीटर। तो 10⁻8 का मतलब ये होता है 1.49 गुणे 0.8 बार लिख दो, 3 3 6। जब इसका गुणा कर देंगे तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, यानी 149 और 6 जीरो, इतना किलोमीटर। इतने किलोमीटर अंतरिक्ष इकाई होती है। तो हमें फैक्ट ये नहीं रखना है, हमें फैक्ट ये ध्यान रखना है एक अंतरिक्ष इकाई कितनी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत बीच की दूरी 1.49 गुणे 10⁻8 किलोमीटर होती है। तो अभी तक हमने दो फैक्टों के बारे में जानकारी ली है, प्रकाश वर्ष और अंतरिक्ष इकाई। अब देखेंगे अगली हेडिंग रहेगी पारसेक। अगली हेडिंग रहेगी पारसेक। पारसेक क्या होता है? ये एक दूरी का मात्रक है। ये है एक दूरी का मात्रक है। पारसेक क्या है? पारसेक एक दूरी का मात्रक है। दूरी के मात्रक ये भी है, लेकिन पारसेक भी एक दूरी का मात्रक है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक की बात करें तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष 5.88 गुणा 10⁻6 मील। वहाँ पर इतने प्रकाश वर्ष, तो इतने में 6 का गुणा, इतने में 3.26 का गुणा और होगा, तो उतना होता है एक पारसेक। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। आप लोग ऐसा ना सोचें
कि सर पढ़ा रहे हैं तो ये परीक्षा में नहीं आएगा, कोई फालतू की चीज़ नहीं है ये। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अंतरिक्ष इकाई क्या है, पारसेक क्या है, और हम कह लें प्रकाश वर्ष क्या है, इन सब बारे में मैंने चर्चा किया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अभी मैं सौरमंडल पे आना चाह रहा हूँ, तो पहले इन सब बातों पर चर्चा इसलिए की है कि आप लोगों को ये सब पता हो सके। अब मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। मान लो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है, या हम कह लें सूर्य है, और ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की, क्योंकि 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी 15 किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर भी लिखा हुआ आ जाए परीक्षा में, और आप लोग कहो कि सर ने ये बताया था कि 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, लगभग में हम लिख सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। अगला फैक्ट पे आता हूँ। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, अब सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, ये सूर्य है, इसका जो प्रकाश जाएगा ये पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये जो समय है काफ़ी किताबों में अलग अलग दिया हुआ रहता है, लेकिन जो NCERT ने माना है वह 8 मिनट 20 सेकंड का समय माना है। 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये NCERT ने माना है, NCERT। कभी कभी 8 मिनट 18 सेकंड भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, अगर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी की बात की जाए, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से अगर दूरी की बात की जाए तो कितनी दूरी है? 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,365 किलोमीटर की है। अब ये चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह के जो चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे उसे कहेंगे उपग्रह, और पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वह चंद्रमा नामक
एक उपग्रह लगाता है। तो ये चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर की है। अब अगला फैक्ट जो है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी प्रॉक्सिमा सेंचुरी प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी पृथ्वी से दूरी प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो कि बहुत चमकता है, सूर्य से भी ज़्यादा चमकने वाला तारा कहा जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य भी एक तारा है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है, लेकिन जो हमारे ब्रह्मांड का तारा है वह सूर्य है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी है अगर कभी परीक्षा में पूछी जाए तो 4.3 प्रकाश वर्ष 4.3 प्रकाश वर्ष है। तो अभी तक मैंने 3 इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर की है। सेकंड मैंने बात बताई है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तीसरी बात बताई है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,365 किलोमीटर की है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि एक तारा है उसकी पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करूं तो बात करूंगा वायुमंडल। वायुमंडल जो हमारा है जहां पर हम लोग जीवन यापन करते हैं, ये मान लो वायुमंडल है। वायुमंडल को मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इस प्रकार के ये मान लो महाद्वीप है। ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, ये मान लो महाद्वीप है, ऐसे ये 7 महाद्वीप है। तो वायुमंडल महाद्वीप यानी महाद्वीप से हम समझाना चाह रहे हैं ये ज़मीन है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, या हम कह लें अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, इस प्रकार की ये मान लो ये महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप, ये महाद्वीप और ये जो बचा हुआ है ये जल है। महाद्वीप, जल और जो हमारी जो वायु है, इन सबको मिला करके हम वायुमंडल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वायुमंडल। अब ये वायुमंडल की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कौन कौन सी गैसें प्रमुख गैसें हैं जो पाई जाती हैं, जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो वायुमंडल में सबसे पहले नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, या हम कहते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वह कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। वायुमंडल में अगर गैसों की बात की जाए तो सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि कितनी 78% पाई जाती है। हम पॉइंट लिख सकते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में
मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। और कितनी पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। नंबर 1 पर नाइट्रोजन पाई जाती है। अब ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, तो ऑक्सीजन से ही हम व्यक्ति या जीव जंतु सब ऑक्सीजन लेते हैं, उसी से जीवित रहते हैं। इनके मैं कारण भी बताऊंगा एक एक गैसों के। अब इसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% पाई जाती है। और ये जो फैक्ट है ये NCERT द्वारा मैंने लिया है, आप लोग कतई ना घबराएं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% पाई जाती है। अगला अन्य गैसें। वायुमंडल में अन्य गैसें जो हैं 0.0968% पाई जाती हैं। तो वायुमंडल के बारे में मैंने गैसों के बारे में चर्चा की, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो वायुमंडल में मैंने गैसों के बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सेकंड नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है। थर्ड नंबर पर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक खतरनाक गैस होती है, जो पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रेड करके ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। उसके बाद वायुमंडल में अन्य गैस पाई जाती हैं जो भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नियॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये सब जो गैसें होती हैं ये सब पाई जाती हैं। अन्य गैसों में ये आती हैं। तो मुख्यतः 3 गैसें ही हैं वायुमंडल में। मुख्य जो गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग ये बताओगे, मेरा एक प्रश्न है कि वायुमंडल में द्वितीय स्थान पर कौन सी गैस पाई जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मित्रों, आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलता हूँ मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।